नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, उसे अच्छा समझती रही। मैं मकान का तीसरा फ्लोर बनवा रहा था। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि किराएदार रखकर मंथली इनकम और बढ़ाऊँ, क्योंकि दोनों बच्चे जूनियर हाई स्कूल पास कर चुके थे। आगे की उनकी पढ़ाई के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे यह बताने में भी कोई संकोच नहीं है कि आजकल के पति पत्नियों की अपेक्षा हम दोनों कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूड के हैं। इस एज में भी बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न न्यूली मैरिड कपिल की तरह, और बोल्ड भी। मेरे जो मित्र रिश्तेदार हमारी जीवन शैली को जानते हैं, वह कहते हैं कि क्या यार, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इतना रोमांटिक होना अच्छा नहीं है। बच्चों पर ध्यान दो, उनको ज़्यादा समय दो, बच्चे अब समझदार हो गए हैं। मैं ऐसे सभी लोगों को आज भी हर बार एक ही जवाब देता हूँ कि मैं बच्चों को पूरा समय भी देता हूँ और दुनिया की हर ज़रूरी जानकारियाँ भी। शर्म संकोच नहीं, उचित ढंग से उन्हें बताता हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, कब क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। उन्हें भी फ्री टाइम देता हूँ, हमेशा उनके सिर पर सवार नहीं रहता। आखिर उन्हें भी तो थोड़ा समय चाहिए ना, जिसमें वह आज़ादी महसूस कर सकें। ऑफिस में मेरी एक साथी के अलावा एक भी व्यक्ति मुझे मेरी सोच वाला अभी तक नहीं मिला। मैं बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने का प्रबल पक्षधर आज भी हूँ। यह बात केवल कहता ही नहीं हूँ, बल्कि अपने बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से देता भी आ रहा हूँ। मेरी वह साथी भी अपने दोनों बेटों और एक बेटी को मेरी ही तरह शिक्षित कर रही है। इस विषय पर सभी हमारी कटु आलोचना के सिवा और कुछ भी नहीं करते। मेरे यह सभी उग्र आलोचक कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को भ्रष्ट बना रहा हूँ। मेरी इस बात को यह सभी अनर्गल प्रलाप मानते हैं कि यदि बच्चों को शुरू से ही सेक्स एजुकेशन दी जाए तो आगे चलकर वह तमाम हेल्थ रिलेटेड बीमारियों से बचे रहेंगे। बच्चों को इस तरह एजुकेट करके हम समाज से सेक्सुअल क्राइम्स बहुत कम कर सकते हैं। यह आलोचक तीखे व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप और आपकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुले स्वभाव के हैं, इसलिए अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपके अनुकूल हो। यह बात मुझे बड़ी मूर्खतापूर्ण और सतही लगती है। जब कई स्वयंभू विद्वान मुझे रजनीश के सिद्धांतों से प्रभावित बताने लगते हैं, मेरी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि मैंने न रजनीश को कभी पढ़ा है न सुना है, तो उनकी किसी बात का मुझ पर प्रभाव कैसे पड़ सकता है। मगर स्वयंभू विद्वानों की यह मंडली यकीन ही नहीं करती। एक विद्वान जी तो एक बार बड़ी गर्मा गर्म बहस पर उतर आए। रजनीश की एक पुस्तक संभोग से समाधि की ओर का जिक्र करते हुए कहा, आपने यह किताब पूरी पढ़ी ही नहीं है, बल्कि घूंट कर पी डाली है और उसमें लिखी बातों का ही पूरी तरह पालन कर रहे हैं। मैंने कहा, आप बड़ी बेतुकी बातें कर रहे हैं। मैं इस किताब के बारे में सुन भी आपके मुंह से रहा हूँ कि इस तरह की उन्होंने कोई किताब लिखी भी है। हाँ, आप जिस तरह से उस किताब की डिटेल्स बता रहे हैं, उससे यह बात बिल्कुल साफ है कि मैंने नहीं, आपने उस किताब को घूंट कर पी लिया है। आपके बताने के अंदाज से लग रहा है कि आपने एक बार नहीं, उसे बार बार पढ़ा है। मकान बनवाने के लिए जब लोन की एप्लीकेशन दी तो इन्हें विद्वान से जल्दी करने के लिए कहा। तब इन्होंने पूछा, कुल 4 लोग हो, 2 फ्लोर बने हुए हैं, फिर तीसरा क्या करोगे? मैंने कहा, एक फ्लोर में हम दोनों पति पत्नी रहेंगे, दूसरे में दोनों बच्चे और तीसरा फ्लोर किराए पर दूंगा। उन्होंने कहा, जब किराए पर ही देना है तो 2 फ्लोर दो, तुम्हारा बड़ा मकान है, एक ही फ्लोर में तुम्हारा पूरा परिवार रह सकता है। मैंने उन्हें चिढ़ाने के लिए कहा, रह सकता है, लेकिन मेरे परिवार जैसा परिवार नहीं। देखिए, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो बच्चे जरा सा बड़े हो गए तो खुद को बुजुर्ग मानकर बस जैसे तैसे जिंदगी काटने लगते हैं। हम न अपनी आज़ादी में बाधा चाहते हैं और न उनकी में बनना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग ही सही है। मेरी इस बात पर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो मुझे मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में उनका अनधिकृत हस्तक्षेप लगा, अपमान की हद तक। तो मैंने भी उन्हें कुएं का मेढक सहित कई और तीखी बातें कहते हुए सब बराबर कर लिया। हालांकि बाद में यह पछतावा हुआ कि जो भी हो वह उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे उनको अपमानित नहीं करना चाहिए था, यह समझ कर चुप रहना चाहिए था कि यह उनके विचार हैं, यह जरूरी नहीं कि सभी मेरे सुर में सुर मिलाएं।
जैसे जैसे तीसरा फ्लोर बनता जा रहा था, मुझे वैसे वैसे इन सब की बातें याद आती। लगता कि जैसे कानों में गूंज रही है। लोन अप्रूव करने वाले विद्वान अकाउंट ऑफिसर की यह बात ज़्यादा कि तुम अपने घर को वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों की तरह अनैतिक कर्मों का घर बना चुके हो। दैहिक भोग ही तुम्हारा आचार विचार लक्ष्य है। उनकी इस बात पर मैं उनके विशाल माथे पर लगे चंदन रोली के बड़े से तिलक को बड़ी देर तक घूरता रहा। तो उन्होंने कहा, आप अभी इस पवित्र तिलक को पाखंड आडंबर कहेंगे, लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व को जानकर भोगवादी संस्कृति या परम भोग से उबे खिन्न पगलाए लोग जीवन की शांति शीतलता ढूंढ रहे हैं इसी चंदन तिलक वाली सनातन संस्कृति में। पिछले कुंभ में देखा नहीं कि कितने कंपनियों के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने करोड़ों रुपए मंथली सैलरी वाली नौकरी, बहुत हाई फाई जीवन शैली को छद्म, भुलावा, भटकाव माना, समझा और उसे छोड़कर वास्तविक सुख शांति पाने के लिए इसी तिलक की शीतलता की छाया में आ गए। और आप उल्टा जा रहे हैं, एक छल कपट छद्मावरण वाली दुनिया में जहाँ की भोगाग्नि आखिर में जलाती ही है। बस यह कहकर उन्होंने तिलक की महत्ता को बताने वाला यह श्लोक भी बताया। स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्मचा तत्सर्वं निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकंबना। मिस्त्री की कन्नी बसुली की कट कट की आवाज़ की तरह उनकी बातें मेरे दिमाग में दिन पर दिन ज़्यादा चोट करती जा रही थी। मैं अजीब सा चिड़चिड़ा होता चला जा रहा था। बेवजह पत्नी, बच्चों, मजदूरों पर उखड़ने लगा। मकान बनवाने के लिए मैंने 1 महीने की मेडिकल लीव ले रखी थी, मगर एक बड़ी अजीब बात भी हो रही थी कि जहां हर किसी को देखकर मुझे गुस्सा आता था, वहीं घर में काम कर रहे एक करीब 40 वर्षीय मजबूत कदकाठी वाले मजदूर पर मुझे न जाने क्यों बड़ी दया आती। वह मुझे बहुत प्रभावित करता। काम बंद होने पर जब वह चला जाता तो मैं सोचता, आखिर यह मुझे इतना क्यों प्रभावित कर रहा है, मुझे इस पर दया क्यों आती है। इसमें कोई शक नहीं कि तिलक वाले अकाउंटेंट की बातों के कारण मैं अजीब से वहम में पड़ गया हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी बातों और मजदूर में कुछ संबंध है, या क्यों मुझे एकदम अलग दिख रहा है। मैं देखता कि वह एकदम गूंगे की तरह मुझसे 2-3 मजदूरों के बराबर अकेले ही जी तोड़ काम करता रहता, एक मिनट भी रुकता नहीं। लंच टाइम में सारे मिस्त्री मजदूर खाना खाने चले जाते हैं, आधे घंटे को कहकर निकलते हैं, लेकिन लौटते हैं 1 घंटे में, हंसते बोलते, बीड़ी तंबाकू पान मसाला खाते पीते। लेकिन यह ऊपर छत पर एक कोने में बैठकर 5 मिनट में न जाने क्या खा पीकर तुरंत मुंह में सुर्ती दबाता है और काम में जुट जाता है। जब तक सब आते हैं तब तक यह बहुत सारा काम पूरा कर डालता है। मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि वह आखिर ऐसा क्या लाता है अंगोछे में जो पलक झपकते खा कर पानी पी लेता है। अगले दिन मैं उसके पास पहुंच गया कि देखूं क्या लाता है। मुझे देखकर वह अचकचा गया, बहुत संकोच के साथ दिखाया। अंगोछे में 6-7 मोटी मोटी रोटियां थीं। सब्जी, दाल, चटनी वटनी, प्याज, मिर्चा वगैरह कुछ भी नहीं था। मेरा मन बड़ा द्रवित हो गया। मैंने पूछा, कैसे खाओगे भाई? उसने तुरंत एक पुड़िया खोलकर दिखाई। बिल्कुल सादा सा नमक था। कहा, ये है ना बाबूजी, इसी से खा लूँगा। मैंने आश्चर्य से देखते हुए कहा, ये रूखा सूखा कैसे खाओगे? तुम 2 मिनट रुको, सब्जी दाल कुछ मंगवाता हूँ। मैं मिसेस को आवाज़ देने ही जा रहा था कि उसने हाथ जोड़कर मना कर दिया। मैंने फिर दोहराया कि रूखा है तो इससे ने पानी की बोतल दिखाते हुए कहा, नहीं साहब, ये पानी है ना। मैं आश्चर्य से उसे कुछ देर देखता रह गया, फिर वहाँ से हट गया कि वह निसंकोच होकर खाना खाए। यह सोचते हुए मैं नीचे चला आया कि बड़ा स्वाभिमानी और संकोची है, हो सकता है कि सवेरे सवेरे कुछ बना ना पाया हो। अगले दिन मैं अपने को फिर नहीं रोक पाया। देखा तो फिर वही नमक रोटी। मुझे बड़ी दया आई। मैंने फिर सब्जी दाल की बात उठाई तो उसने हाथ जोड़ लिया। मगर तीसरे दिन मुझसे नहीं रहा गया। जब वह खा पी चुका तो मैं उसी के पास ईंटों के ढेर पर बैठकर उससे बात करने लगा। बड़ी मुश्किल से वह सहज हुआ और खुलकर बोलना शुरू किया। मैंने उसे सिगरेट भी पिलाई जिससे कोई हिचक ही न रहे। वह ले नहीं रहा था। बहुत कहने पर पीने लगा। जिस अंदाज में उसने सिगरेट पी, उससे मुझे विश्वास हो गया कि वह इन चीज़ों का शौकीन है। जब मुझे लगा कि वह
बातचीत में अब पूरी तरह ट्रैक पर आ चुका है तो उससे पूछा कि तुम डेली 450 रुपये कमाते हो, रोटी के साथ दाल या सब्जी वगैरह भी तो ला ही सकते हो। गेहूं के आटे की रोटी के अलावा और कुछ ना खाने से तो तुम्हारा स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाएगा। गेहूं के आटे में ग्लूटन नामक पदार्थ होता है जो आंतों के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है? मेरी इस बात को वह टालने लगा, मगर उसके चेहरे पर जिस तरह के भाव आए गए, दुख पीड़ा की जो गहरी लकीरें चेहरे पर उभरी, उससे मैं समझ गया कि कुछ न कुछ तो बहुत बड़ी बात है जो इसे बहुत कष्ट दे रही है। मैं उससे और ज़्यादा अपनत्व के साथ बात करने लगा। कहा, देखो, कोई आपत्ति ना हो तो जो भी समस्याएं बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी बड़ी कोशिश के बाद उसने जो बताया, उन बातों ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं हतप्रभ होकर बार बार उसे देखता। मेरे मन में तुरंत जो बात आई वह यह कि इसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। इसे घर के अंदर रखना मूर्खता है। ऐसे आदमी का क्या ठिकाना कि वही सारे काम ना दोहराए जो यह कर चुका है। लेकिन उसकी बेबसी विनम्रता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे यह विश्वास करने में समय नहीं लगा कि वह अपने सारे गलत कामों के लिए सच में अपने को पश्चाताप की अग्नि में तपा रहा है, खुद को शुद्ध कर रहा है। औरों की तरह उसे भी खुद को शुद्ध करने का अधिकार है। यह भी हम सभी की तरह इंसान है। हर इंसान से गलतियां होती हैं। जो गलतियों को स्वीकार ले, पश्चाताप कर ले, वह फिर से भला इंसान हो सकता है और यह भला इंसान बनने में ही लगा हुआ है। इसे अगर मैंने धिक्कारा, गुस्सा हुआ भगाया तो कोई आश्चर्य नहीं किया फिर पुराने रास्ते पर लौट जाए। उसने जब बताना शुरू किया तो ना हिचकिचाया न रुका। बड़े भावुक स्वर में उसने बताया कि जब मैं इंटर के एग्ज़ाम का आखिरी पेपर देकर लौटा तो देखा कि मेरे घर के सामने भीड़ लगी है, पुलिस वाले भी हैं। मैं घबराया, दौड़कर पहुंचा तो मालूम हुआ कि बाबूजी ने पंखे से लटक कर जान दे दी है। उनके कपड़े से मिली एक पर्ची में लिखा था कि वह अपनी ज़िंदगी से ऊब कर जान दे रहे हैं। किसी को परेशान न किया जाए, ना ही पोस्टमार्टम किया जाए। उनके मरने के कुछ महीने बाद बहनों से मुझे पता चला कि उस दिन रात में अम्मा बाबू जी के बीच पहले ही की तरह झगड़ा हुआ था। बाबू ट्रक ड्राइवर थे। उनकी आधी कमाई शराब और औरतबाजी में खर्च हो जाती थी। इससे घर चलाने के लिए अम्मा को भी काम करना पड़ता था। वह मना करती थी कि ऐसे पैसा बर्बाद करना, शरीर बर्बाद करना ठीक नहीं है। न जाने किन किन औरतों के पास जाते हो, कौन कौन सी बीमारी इकट्ठा किए मेरे पास आते हो। दोनों के बीच झगड़े की हर बार यही वजह होती थी। अम्मा कहती, बच्चों के सामने यह सब बोलते हो, कितना खराब लगता है, कितना बुरा असर पड़ रहा है उन सब पर। सब मोबाइल जमाने के हैं, हम सबसे ज़्यादा जानते समझते हैं। अम्मा लड़कियों का वास्ता देती, लेकिन बाबूजी पर कोई असर नहीं होता। इस मन बढ़ाई के कारण आखिर नशे की हालत में ही परिवार को अकेला भरे जंगल में छोड़कर चले गए। अकेले घर चलाना अम्मा के लिए बहुत मुश्किल हो गया, इतना कि हम भाई बहनों की पढ़ाई अंततः बंद हो गई। घर किसी तरह चल सके इसके लिए मैं नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। घर का खर्चा चलना छोड़िए, उसका हिलना डुलना भी मुश्किल होने लगा। तो मैं मजदूरी करने लगा। एक बड़े अधिकारी का मकान बन रहा था, जैसे आप ऊपर बनवा रहे हैं उसी तरह वह भी बनवा रहे थे। सवेरे सवेरे ही काम शुरू करवा कर चले जाते। दिन भर मैडम सब कुछ देखती थी। उनकी जैसी हंसमुख, मिलनसार, दयालु औरत मैंने आज तक दूसरी नहीं देखी। उनके जैसे ही प्यारे प्यारे उनके 2 बच्चे थे जो सवेरे ही स्कूल चले जाते थे। मैं वही मजदूरी कर रहा था। मेरे काम से वह बहुत खुश थी। एक दिन लंच के समय मेरा खाना देखकर बोली, तुम कल से खाना लेकर नहीं आना, यहीं खा लिया करना। शुरू में मेरा मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ज़्यादा कहा तो मैं मान गया। मुझे चाय नाश्ता खाना पीना सब वही मिलता था जो वह अपने लिए बनाती थी। मैं भी बड़ा खुश रहता, एहसान मानता और जी तोड़ खूब काम करता। काम धीमी रफ्तार से बड़े आराम से हो रहा था, क्योंकि साहब ने एक मिस्त्री और एक ही लेबर काम पर लगाया था। मैडम ऐसे काम करवा रही थी जैसे कि वह कोई मनोरंजन का काम है।
एक दिन मैं दोपहर में हाथ मुंह धोकर खाने के लिए सीमेंट वाली एक बोरी बिछाकर बैठ गया। मैडम मुझे खाना देने लगी, बड़े प्यार से। ऐसा लग रहा था जैसे घर के किसी सदस्य को ही खिला रही हैं। बस उसी समय मुझ पर न जाने कौन सा 7:30 शनिचर सवार हो गया कि मैं उन्हें अब क्या बताएं साहब। मुझे ऐसे कुछ नहीं देखना चाहिए था, मगर जब 7:30 शनिचर सवार हो तो कुछ नहीं हो सकता है। मैं उसी समय उन पर हमला करने वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में ठहर गया। तब मैं समझ नहीं पाया था कि मैडम ने मेरी हरकत पकड़ ली है कि नहीं। वह कुल 3 बार खाने की चीज़ें परोसने आई। मैं तीनों बार अपने को बड़ी मुश्किल से संभाल पाया। उन्हें बरमूडा टी-शर्ट में देखते ही न जाने क्यों शनिचर मेरे सिर पर तांडव करने लगता था। ऐसा नहीं है कि वह कोई पहली बार उन कपड़ों में सामने आई थी। मुझे महीना भर हो रहा था वहाँ काम करते करते। दर्जनों बार वह छोटे कपड़ों में आई। पूरा घर, साहब, बेटी, बेटा सभी छोटे, बहुत ही छोटे छोटे कपड़ों में रहते थे। लेकिन तब शनिचर मेरे सिर पर तांडव नहीं करता था, कहने को भी नहीं। मगर उस दिन पता नहीं क्यों उसी समय उन पर हमला करने से इसलिए भी खुद को रोक पाया क्योंकि मिस्त्री के आने का डर था। खाना खाने के बाद मैं काम तो करता रहा, लेकिन मन में मैडम ही चलती रही। बराबर वह आंखों के सामने ही बनी रही। मन करता कि सारा काम धाम छोड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। साहब मेरा पागलपन देखिए कि करीब 3 बजे मैं नीचे चला ही गया, हमला करने की तय करके। मुझ पर जैसे भूत सवार हो गया था। यह भी भूल गया कि घर में मिस्त्री भी है। मैं निश्चिंत पहले कमरे में पहुंचा। वह नहीं मिली तो मैं लॉबी में, फिर एक कमरा और पार करके बेडरूम तक चला गया, मगर मैडम वहाँ भी नहीं दिखी। तभी मेरी नज़र सामने अलमारी पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा बंद था लेकिन चाबी उसी में लटकी हुई थी। मैंने एक चौकन्नी नज़र हर तरफ डाली। मुझे बेड पर तकिए के पास 2000 और 500 की कई गड्डियाँ पड़ी हुई दिखी। मैं खुद को रोक नहीं पाया, गड्डियों को झपट कर पैंट की जेब में रख लिया। तभी कुछ आहट सुनकर वापस चल दिया। लॉबी में पहुंचा ही था कि मैडम दिख गई। कुरियर से कोई सामान आया था, वह उसी के 2 डिब्बे लिए चली आ रही थी। मुझे वहां देखते ही हैरान होते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनको देखते ही मैं हकबका गया। एकदम सफ़ेद झूठ बोलते हुए जल्दी से कहा, जी वह पानी मांगने आया था, ऊपर धूप बहुत तेज है। वह कुछ देर मुझे देखने के बाद बोली, ठीक है तुम बाहर रुको, ला रही हूँ पानी। मैंने देखा कि मैडम का मूड उखड़ चुका है। कहाँ तो मैं हमला करने गया था, लेकिन उन्हें देखते ही घबरा गया। शायद नोट चोरी कर लिए थे, इसलिए मैं उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। मैडम ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी पकड़ा दिया। मुझे साफ साफ गुस्से में दिख रही थी। पानी लेकर मैं ऊपर चल दिया। मेरे पैर कांप रहे थे, सही दिशा में नहीं पड़ रहे थे। अगर मैंने रुपए न चुराए होते तो मैं निश्चित ही हमला कर चुका होता। चोरी करते हुए पकड़े जाने में बस कुछ ही सेकंड का फर्क रह गया था। शायद इस बात ने मुझे अचानक ही बड़ा कमजोर बना दिया था। मैं सारा जोर लगाकर भी अपने पैरों को थरथराने से रोक नहीं पा रहा था। उसकी यह बात सुनकर मैंने कहा, बड़ी अजीब बात बता रहे हो तुम। जो आदमी रेप जैसा भयानक अपराध करने जा रहा हो, चोरी तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, फिर वह तुम्हें अकेली मिल भी गई थी। मेरी इस बात पर वह बड़ी खिन्नता के साथ बोला, साहब यही तो आज तक मैं भी नहीं समझ पाया कि उस समय मैं घबरा क्यों गया। मेरे पैरों की थरथराहट तब बंद हुई जब मिस्त्री की नज़र बचाकर मैंने नोट छत पर ही पड़ी मोरंग बालू के ढेर में छिपा दिया। उसी पर कई ईंटें रख दी। तब जाकर मैं निश्चिंत हो पाया कि अब मैं चोरी में नहीं पकड़ा जाऊंगा। शक के आधार पर पुलिस पकड़ेगी तो मिस्त्री भी धरा जाएगा, मगर रुपए कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे यकीन था कि मैडम बस रुपए की चोरी पकड़ने भी वाली है। अब कुछ ही देर में आफत आने वाली है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब आफत नहीं आई तो मेरे सिर पर फिर से शनिचर तांडव करने लगा। मेरे कदम नीचे की ओर बढ़ने लगे, मगर तभी नीचे से बच्चों की आवाज़ आने लगी। मतलब कि बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे। मगर मेरे मन में धधक रही आग शांत नहीं हुई। तुरंत ही अगला प्लान बना लिया कि मिस्त्री 5 बजे चला जाएगा और उसी समय बच्चे भी कोचिंग चले जाएंगे।
साहब 7 बजे से पहले आते ही नहीं। इससे अच्छा समय और कोई नहीं होगा। मैं भीतर ही भीतर खुश हो रहा था कि बस कुछ ही समय बाद मैं अपने मन का कर लूँगा, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। मिस्त्री और बच्चों के जाने के बाद मैंने अपनी योजना अनुसार सब कुछ किया। रोज मिस्त्री के जाने के बाद मैं घंटे भर और रुक कर काम समेटता था। उस दिन सबके जाने के बाद मैं आधे घंटे भी खुद को रोक नहीं पाया। नीचे पहुंचकर लॉबी में ही मैडम को पकड़ लिया। मेरे हाथ में मिस्त्री की बसुली थी। अचानक मेरे इस भयानक रूप को देखकर मैडम सकते में आ गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लगा जैसे कि बेहोश हो जाएंगी। मेरे सिर पर शनिचर भयानक रूप से नाच रहा था। मैं बड़ी फुर्ती के साथ उन्हें खींचते हुए सबसे पीछे कमरे में ले गया। पीछे कमरे में पहुंचते ही वह बेहोश हो गई। अच्छी खासी मजबूत जिस्म की थी, लेकिन इतनी कमजोर। मैंने इत्मीनान से पूरी क्रूरता के साथ अपने मन का काम किया। मैडम के कपड़े उन्हीं पर फेंके, अपने कपड़े पहने, आराम से ऊपर जाकर पैसे लिए और भाग निकला। मुझे पूरा यकीन था कि मैडम होश में तभी आएंगी जब बच्चे साहब आकर पानी वानी छिड़क कर लाएंगे। मैं वहां से थी जितनी तेज साइकिल से भाग सकता था उतनी तेज भागा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं कहाँ। मुझे अब डर लगने लगा कि पुलिस पकड़ते ही हाथ पैर तोड़ देगी। मैं हाँफता भागता बस स्टेशन पहुंचा। जो बस जाती दिखी उसी में टिकट लेकर बैठ गया। वह रुद्रपुर जा रही थी। डर के मारे साइकिल स्टेशन के गेट पर ही छोड़ दी, जैसे कि मेरी है ही नहीं। अब मेरे पैर फिर कांप रहे थे। देर रात बस किच्छा पहुंची, लेकिन वहां खराब हो गई। फिर दूसरी बस यात्रियों को रुद्रपुर ले गई। उसकी बातें सुन सुनकर मैं हतप्रभ हो रहा था। मन में कई बार आया कि कहीं यह मनगढ़ंत किस्सा तो नहीं सुना रहा है। उसे बीच में ही रोकते हुए पूछा, यह बताओ तुम डकैती रेप जैसा इतना गंदा भयानक कांड करके भागे और आज तक पकड़े नहीं गए? असल में उसकी दरिंदगी सुनकर मैं गुस्से में आ गया था। मैंने तय किया कि इस भगोड़े को पुलिस को देकर इसे इसके कुकर्मों की सख्त सजा जरूर दिलाऊंगा। ये है तो जरूर ताकतवर, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं रोक ना पाऊं। अव्वल तो जब पुलिस इसकी खोपड़ी पर सवार हो जाएगी तब इसे पता चलेगा। इसे बातों में उलझाकर चुपचाप 112 डायल करता हूँ। लेकिन आगे उसने जो बताया उससे मेरी योजना धरी की धरी रह गई। उसने कहा, पकड़ा गया। असल में साहब ने आते ही पुलिस बुला ली। आप तो जानते ही हैं कि आजकल हर जगह कैमरे लगे हैं। कैमरे से उन्हें सब पता चल गया। मोबाइल ने लोकेशन बता दी। रुद्रपुर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बस रुकवाकर उतार लिया। वापस ले आए और फिर लाठी, गाली, बेल्ट, जूता से खूब मारा तोड़ा। जो रुपए थे रास्ते में ही पुलिस की जेबों में गायब हो गए। बताया गया कि मेरे पास रुपए बरामद ही नहीं हुए। मुझसे यही कहलवाया। 10 साल की सजा काटी। घर पहुंचा तो एक और बड़ी अजीब कठोर सजा मुझे मिली। सच कहूँ तो अदालत और घर से भी बड़ी सजा मुझे मैडम और साहब ने दी। ऐसी सजा दी है कि मैं अंतिम सांस तक भुगतता रहूँगा। लेकिन तब भी सजा खत्म नहीं होगी। उसकी इस बात से मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यह क्या कह रहा है। मेरे मन में उसके लिए घृणा बढ़ती जा रही थी। उससे बात करने का मेरा टोन बदलता जा रहा था। मैंने नफरत से कहा, साफ साफ बताओ ना सारी बात। साहब, बात यह है कि मैं जेल पहुंच गया तो शुरू में कुछ महीने मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा। मैं देखता कि बड़े बड़े अपराधियों के घर के लोग भी उनसे मिलने आते हैं, कई हत्याओं के हत्यारों से भी, लेकिन मुझसे मिलने कोई नहीं आता। शुरू में मैंने सोचा कि अभी सब कुछ नया नया है, इसलिए सब गुस्सा होंगे, इसलिए नहीं आ रहे हैं। समय के साथ जब गुस्सा खत्म हो जाएगा तो सब आएंगे। अम्मा भी आएंगी, बहनें भी आएंगी। लेकिन दिन, महीना, साल देखते देखते 10 साल बीत गए। अम्मा कैसी हैं, बहनें कैसी हैं, घर कैसे चल रहा है, मुझे इन 10 सालों में कुछ भी नहीं पता था। एक तरह से दोहरी सजा काट रहा था। कोई नहीं आया मेरे पास, किसी तरह की कोई सूचना नहीं थी। मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाता था। छोटी सी तंग कोठरी में पड़ा तड़फड़ाता रहता था। रात दिन पछताता कि मैंने ये क्या पागलपन कर डाला। एक पागलपन की अब मुझे न जाने क्या क्या सजा मिलेगी। मैंने वह 10 साल कैसे काटे, उन 10 सालों में कैसी कैसी पीड़ा से गुजरा, इसका अंदाज़ा कोई मेरी जैसी स्थिति से
गुजरने वाला आदमी ही लगा सकता है। अच्छा? हाँ साहब, सही कह रहा हूँ। जिस दिन मैं जेल से छूटा तब वास्तव में 10 साल 6 महीना बीत चुका था। क्यों 6 महीने और क्यों? क्योंकि साहब मेरी बात करने वाला घर का तो कोई आदमी था नहीं, और सरकारी कामकाज तो अपनी मर्जी अपनी रफ्तार से चलता है। कागजी कार्रवाई पूरी होने में 6 महीने निकल गए। खैर, जेल में रहते जहाँ जल्दी से जल्दी घर पहुँचने के लिए परेशान रहता था, वहीं जब जेल से बाहर कदम रखा तो बड़ी असमंजस में पड़ गया कि घर चलूं कि नहीं। क्योंकि बाहर कदम रखते ही मेरे मन में यह बात आई कि जब 10 साल किसी ने कुछ खबर नहीं ली कि जिंदा भी हूं कि नहीं, दसियों चिट्ठियां भेजी, किसी का पलट कर जवाब तक नहीं मिला, तो क्या जाना ऐसे घर में। अगर घर होता तो ऐसा व्यवहार कहाँ होता। पहुंचने पर कहीं ऐसा न हो कि सब पहचानने से ही मना कर दें, कहीं लुटेरा कहकर दरवाजे से ही फटकार कर ना भगा दें। आखिर मैंने तय किया कि नहीं जाना ऐसे घर में। घर ने हमें छोड़ दिया तो हमें भी उसे छोड़ देना चाहिए। फिर मिनट भर में मेरे दिमाग में जीवन भर की योजना बन गई कि जेल में जितने पैसे कमाए हैं उसी से कोई छोटा मोटा काम धंधा कर लूंगा और किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके बच्चे पैदा करूंगा। अपना जीवन पटरी पर ले आऊंगा। कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी। बाहर अब कौन जानता है कि मैं सजा याफ्ता हूँ। यह सोचकर मैं और तमाम लोगों की तरह मुंबई जाने के लिए चल दिया। डासना जेल से निकल कर यह तय करने तक मुझे 3 घंटे लग गए। रेलवे स्टेशन पहुंचकर तत्काल में रिजर्वेशन कराना चाहा तो नहीं हुआ। मैं जनरल से ही चलने की सोचकर प्लेटफॉर्म पर ही इंतजार करने लगा। करीब 4 घंटे बाद ट्रेन आई। सामान के नाम पर अब तक मैंने एक बैग, कुछ और जरूरी कपड़े ले लिए थे। ट्रेन आई तो वही बैग लिए मैं जनरल बोगी में घुस गया। पूरी बोगी करीब करीब भरी हुई थी। हर तरफ लोगों का शोरगुल था। जल्दी ही ट्रेन छूटने का समय हो गया। तभी अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जेल जाने के बाद घर पर कोई ऐसी आफत विपत्त आ गई हो कि कोई मुझ तक पहुंचने की सोच ही ना पाया हो। बाबूजी थे नहीं, अम्मा बहनें ही थी। कुछ भी हो सकता है। हमें पहले घर चलकर सारी बातें पता करनी ही चाहिए। सब कैसे हैं, कहाँ हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं। तभी ट्रेन सरकने लगी। साहब, इसी के साथ मेरे दिमाग में धमाका हुआ कि चल उतर, जल्दी कर, घर पहुंचना है। और साहब, मैं बर्थ से उतर कर ऐसे भागा बाहर की तरफ जैसे कोई बेटिकट यात्री चेकिंग स्क्वाड को देख कर भागता है। जब नीचे प्लेटफॉर्म पर मेरे कदम पड़े तो स्पीड इतनी तेज थी कि सारी कोशिशों के बावजूद मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और आगे एक खंबे से जोर से टकरा गया। मेरी नाक, माथे पर जोर की चोट आई थी। खून निकलने लगा। जो बैग लिया था वह भागम भाग में ट्रेन में ही छूट गया। उसे उठाने का मेरे पास समय ही नहीं था। अब मैं जल्द से जल्द पहुंचने के लिए एकदम बिलबिला उठा। अगले दिन भूखा प्यासा अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने की तड़प में खाने पीने की भी नहीं सोच सका। ऐसी तड़प के साथ जब घर के सामने पहुंचा तो वह मुझे एकदम उजाड़ मिला। बिल्कुल गंदा, टूटा फूटा, कूड़ा करकट से भरा। कांपते कदमों से मैंने घर के अंदर कदम रखा तो कमरे में अम्मा तखत पर कराते मिली। वह एकदम टीबी की मरीज बन चुकी थी। हड्डियों का ढांचा भर रह गई थी। बाल उलझे हुए थे, धूल में सने हुए लग रहे थे। उनकी और घर की हालत देखकर मेरा कलेजा फट गया। मन किया कि इतना तेज चीखूं कि मेरी अम्मा और घर का सारा दुख उस भयानक चीख में उड़ जाए। मुझे रोम रोम में इतनी भयानक पीड़ा महसूस हुई कि उतनी पीड़ा मुझे पुलिस की सैकड़ों लाठियां, बेल्ट, जूते की मार से भी महसूस नहीं हुई थी। मेरे आंसुओं की धारा बह चली थी। तभी इस बात का जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि खून के आंसू यही है। मेरे होंठ, जुबान फड़क रहे थे लेकिन कोई बोल नहीं निकल रहे थे। बहनों की तरफ ध्यान गया तो कहीं कोई नहीं दिखी। हर तरफ कूड़ा करकट, धूल, मकड़ी के जाले ही दिखे। पीने का पानी तक नहीं था। मैं फिर अम्मा के पास पहुंचा, उन्हें उठाया, बहुत ही याद दिलाया, तब वह पहचान पाई और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। उस तरह वैसी दर्द भरी रुलाई उनकी तब भी नहीं थी जब बाबूजी ने आत्महत्या कर ली थी। बड़ी देर में चुप करा पाया। बार बार खांसते खांसते उनकी आंखें लाल हो गई थी। नल से लाकर उन्हें पानी पिलाया और कहा, अम्मा तू आराम कर, मैं जल्दी से कुछ खाना पीना लेकर आता हूँ।
लेकिन अम्मा एकदम से फिर रोती हुई मुझे कहीं जाने से रोकने लगी, जैसे कि मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बड़ी देर में समझा बुझाकर खाना पीना ला पाया। कुछ खाना खाने के बाद अम्मा की तबीयत जब कुछ संभली, तब उन्होंने रो रो कर घर की तबाही का पूरा किस्सा घंटों में बताया कि कैसे मेरे जेल जाने के बाद हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। उन्हें दमा हो गया, काम पर जाना मुश्किल हो गया, खाने पीने के लाले पड़ने लगे। दोनों बहनों की बात आने पर अम्मा बड़ी तेज बिलक पड़ी, ऐसा कि देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। बड़ा दिलासा दिलाया, तब बड़ी ताकत बटोर कर बताया कि भूख प्यास सहित मैं हर चीज से जूझती रही, इन सब के लिए कटती रही, लेकिन दोनों ने जिस तरह आवारागर्दी की मेरे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई, उससे मैंने काट पकड़ ली। पहले बड़ी वाली किसी के साथ भाग गई। महीना भर भी नहीं हुआ था कि दूसरी भी किसी के साथ चली गई। कुछ दिन मालूम हुआ कि जिसके साथ छोटी वाली गई थी वह धोखेबाज निकला और उसको वेश्या बाजार में बेच दिया। अम्मा जितना बताती उससे ज्यादा रोती, मैं और दुखी होता। बहनों के बारे में सुनकर मेरे मन में पहली पहली जो बात आई वह यही थी कि मेरे कुकर्म मैडम के श्राप के कारण ही यह हुआ है। मैं आत्मग्लान से ऐसा छटपटा उठा कि मन में आया कि बाबूजी की तरह आत्महत्या कर लूं। मेरे कुकर्मों की सजा मौत ही है। मेरे कुकर्म ही के कारण घर ऐसे बर्बाद हुआ। मेरा ही नहीं, साहब का भी। मैडम साहब कहाँ जीवन भर यह चोट भूल पाएंगे। अब वह कहाँ पहले की तरह हंस बोल पाएंगे, कहाँ जीवन में किसी पर विश्वास कर पाएंगे। लेकिन अम्मा की हालत ने आत्महत्या करने से रोक दिया। मैंने संभल कर अम्मा के बारे में सोचा कि इनकी सेवा करके प्रायश्चित करूंगा। तबाह घर, बर्बाद घर को फिर से बनाऊं, यही सोचकर एक छोटी सी दुकान खोली। दाल रोटी किसी तरह चलने लगी, लेकिन भगवान ने जैसे अम्मा के जीवन में कष्ट ही कष्ट लिखा था। 2 महीने बाद ही अम्मा दुनिया छोड़ गई। मैं अब तो घर के बाहर ही नहीं निकला। पहले से ही किसी तरह खींच तान कर चल रही दुकान बंद रही। सारे ग्राहक टूट गए। जब दुकान फिर से खोली तो वह चल नहीं सकी। सामान थोक में दे जाने वालों का कर्जा था, तो उसे चुकाने में दुकान बिक गई। मैं सड़क पर आ गया। मजबूरी में फिर से मजदूरी करने लगा। अब न कोई आगे है न पीछे है, मजदूरी है। मैं हूँ, जिंदगी कट रही है। मगर मैडम भुलाए नहीं बोल रही है। हर समय एक आंख से मुझे अपना बर्बाद तबाह घर दिखता है, तो दूसरी आंख से सीधी सादी सरल भली महिला मैडम। और उन्हें देखकर मैं हमेशा यही समझने की कोशिश करता हूँ कि साहब मैडम ने कानून से कठोर सजा क्यों नहीं दिलवाई। उससे भी 1000 गुना ज्यादा कठोर सजा उन्होंने स्वयं मुझे क्यों दी। यह सजा देने की बात उनके दिमाग में कैसे आई। यह क्या तुम बार बार कह रहे हो? मैडम ने तुम्हें कौन सी सजा दी? वह बोला, तुम्हें कौन सी सजा दे सकती थी जो इतनी कमजोर थी कि डर कर बेहोश हो गई। असल में अपराध तो बाबूजी मैंने रेप का किया था। रुपए की चोरी तो लगे हाथ हो गई थी, लेकिन मैडम और साहब ने रेप की रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं थी। डकैती, जानलेवा हमला, बस यही रिपोर्ट थी। क्या? हाँ साहब, आप भी चौंक गए ना? मैं यही तो सोच सोचकर हैरान परेशान रहता हूँ कि मैडम और साहब ने यही सोचकर मेरी जान बचाई कि मैं सोच सोचकर जीवन भर तिल तिल कर मरूं, अपने तबाह हो चुके घर पर हमेशा आंसू बहाता रहूं, अपनी बहनों के बर्बाद होने पर रोता रहूं, अपनी माँ की तिल तिल कर हुई मौत पर खून के आंसुओं से जीवन भर रक्त स्नान करता रहूं। अब आप ही बताइए कि यह मौत की सजा से भी कठोर सजा है कि नहीं। उसकी यह बात सुनकर मैं बड़ा खन्ना हो गया। मैंने उससे कहा, अब पता नहीं कठोर सजा है कि नहीं, चलो अच्छा काम करो। उसकी बातें सुनते सुनते अब तक मेरा मन बहुत उखड़ चुका था, उसके प्रति घृणा से भर चुका था। मैंने उससे यह नहीं कहा कि रेपिस्ट गंदे इंसान व भली औरत आदमी अपनी इज्जत को लेकर इस सोच के होंगे कि दुनिया इस बात को न जाने कि उनकी इज्जत लुट गई है। टीआरपी के लिए मीडिया उनके साथ हुई दरिंदगी को हथियार न बनाए। तुम वह जानवर हो जिसने उसी पर हमला किया जो बड़ा हृदय, मानवता के नाते तुम्हें वही खाना पीना दे रही थी जो खुद के लिए बनाती थी। तुझे उसने इंसान समझा, लेकिन तू विश्वासघाती खूंखार जानवर निकला।
हाँ, उनकी जगह मैं मेरी पत्नी होती तो हम तुम्हें फांसी तक पहुंचाकर ही दम लेते। न मीडिया को हथियार बनाने देते और न उनको बनाने देते। न मीडिया को हथियार बनाते और न उनको बनाने देते। तेरी सच्चाई ने मुझे अपने परिवार की जीवन शैली संस्कार को लेकर बहुत कुछ सोचने के लिए विवश कर दिया है। शाम को जब काम खत्म कर मिस्त्री मजदूर हाथ मुंह धोने लगे तो मैंने सबका पूरा पूरा हिसाब करके कह दिया कि कल से काम बंद रहेगा। सबके मोबाइल नंबर मेरे पास हैं, जब ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगा। उस रेपिस्ट को मैंने बहुत ही कारत घृणा से पैसा दिया। उसके नमस्ते का भी जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे के भाव मुझे बता रहे थे कि उसने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए हैं कि उसके प्रति मुझ में कितनी घृणा भर गई है। आगे मैंने 3 दिन तक काम बंद रखा। घर बाहर कहीं भी मैं अपने स्वभाव के अनुसार खुलकर हंसी मजाक बातचीत नहीं कर पा रहा था। मिसेज ने पूछा तो कह दिया थकान महसूस कर रहा हूँ, 2-3 दिन आराम के बाद फिर शुरू करवाऊंगा। मेरे साथ रहने पर उसने जब ज़्यादा जोर देकर पूछा कि आखिर बात क्या है, तो मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा मैं भी उससे अच्छा आदमी समझ रही थी, मगर जो भी हो दुनिया को इस मानसिकता से बचाने के बारे में सोचना ही चाहिए। ऐसा समाज, ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें रेप के बारे में सोचने का कोई कारण ही न बचे। लोग निश्चिंत होकर जैसे चाहें वैसे कपड़े पहने रहें, खाएं पिएं। जल्दी ही मैंने मकान का अधूरा काम पूरा करवाया। इस दौरान मैंने परिवार को मिनट भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। हर मजदूर कारीगर में मुझे वही गंदा रेपिस्ट नजर आता। इनको मैं परिवार के सदस्यों के सामने फटकने भी नहीं देता था। बीवी से अपनी साथी से बहुत बड़ी बड़ी चर्चा के बाद हमारा निष्कर्ष यह निकला कि जो भी हो हमें अपनी मौलिकता नहीं छोड़नी चाहिए। जो स्वाभाविक है वही सुंदर है, सुरक्षित है। नकली कभी सुंदर नहीं हो सकता और ना ही सुरक्षित। इस निष्कर्ष के साथ ही हमने हमारी जीवन शैली में बहुत कुछ परिवर्तन भी किया। और हाँ, तिलक वाले अकाउंटेंट साहब से अब मेरी तीखी बहस नहीं होती। धन्यवाद मित्रों। अभी आप सुन रहे थे मेरी कहानी, उसे अच्छा समझते रहिए।